हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम आपके लिए सुपर 30 बैच लेके आए हैं, जिसमें हम आपको PY क्वेश्चंस सॉल्व करा रहे हैं, वो भी किस अंदाज में, टॉपिक वाइज करवा रहे हैं और विथ एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, अभी तक हमारा क्या था, इंट्रो साइंस में बायो के कुछ जैसे इंट्रोडक्शन थे, किसने खोजा है या किस विभाग में कौन सा पार्ट आता है या किसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया था। उसके भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। फिर हम उसके क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने सेल का टॉपिक लिया और जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए विथ एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं थोड़ा इसको चेंज करते हुए बीच में आपके लिए कुछ अलग सा लेके आई हूँ, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस मिले होंगे। आज आप इसको करिए और देखिए कि आपका सिलेबस कहाँ तक तैयार है या क्या आपका पार्ट है जो कम तैयार है और कौन सा ऐसा पार्ट है जो नहीं तैयार है या ज़्यादा तैयार है। तो आपको इससे आइडिया मिलेगा। फिर उसके बाद हम वापस से कल आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे, जो कि उसमें जिस टॉपिक से बिलोंग करेगा वही टॉपिक के क्वेश्चंस ऐड होंगे। तो चलिए, अब इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। साइकन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच फाइलम। बात हो रहा है कि साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया किस संघ के उदाहरण हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेंट्रेट की। ये बात करते हैं सिलेंट्रेट की। तो सिलेंट्रेट में क्या आता है? समुद्री अर्चिन। समुद्री अर्चिन किस में आता है? सिलेंट्रेट में आता है। अब इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत होती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पोर होते हैं। उसी से ये खाना भी खाता है और उसी से एक्सक्रीशन भी करता है। और इसमें चलने के लिए क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज की। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या है? इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है वो सभी कृमि आते हैं जो कि पैरासिटिक रूप में रहते हैं, हमारी बॉडी में भी आते हैं या फिर किसी और जानवर की बॉडी में जाके उनसे क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को लेते हैं और उन्हें बीमार करते हैं। ठीक है। जैसे कि एस्केरिस हो गया आपका, वो हो गया, क्या करता है? ये कृमि तो है। तो ये इसकी बॉडी संरचना कैसी होती है? ये देखिए, ऐसे होते हैं और इस पे ऐसे 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 धारी की तरह होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब बात करते हैं टीनोफोरा की। तो टीनोफोरा में कौन से एनिमल्स आते हैं बताइए? इसमें आता है आपका जेलीफिश आते हैं। ठीक है। जेलीफिशेस किस में आते हैं? इसी में आते हैं। अब इसमें इनकी बॉडी जो होती है वो ऐसी होती है और इनको किसी भी पार्ट से आप कट करोगे तो ये बराबर ही कट होते हैं। प्लस इसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता। क्या नहीं होता है? नर्वस सिस्टम नहीं होता। प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। ये सब इसमें नहीं होता है। ठीक है। फिर अब बात करते हैं पोरीफेरा की। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि देखिए, ये भी आंसर गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो अब क्या बचा? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में छोटे 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 बहुत सारे छिद्र होते हैं और साथ में बड़े बड़े छिद्र भी होते हैं। तो ये करते क्या हैं कि ये जो छोटे छिद्र होते हैं ये हमारी बॉडी से वेस्टेज को बाहर निकालते हैं और जो बड़े छिद्र होते हैं वो बाहर से न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेके आते हैं। तो इसका मतलब इसका नाम पोरीफेरा क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं ना, इनकी बॉडी में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसीलिए इसको पोरीफेरा ग्रुप में रखा गया है। अब इसके अंतर्गत कौन आता है? साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया इसी के उदाहरण है, क्योंकि इनकी बॉडी पर भी क्या होता है? बहुत सारे छोटे 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 पोर्स बने होते हैं। वो भी क्यों होते हैं? वो डाइजेशन के लिए होते हैं और एक्सक्रीशन के लिए होते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ?
चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द फूड इन अनियन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, प्याज में भोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है क्या? देखिए अब सबसे पहले हम लेते हैं अपना पहला टॉपिक, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट्स है। और ये कहाँ पाया जाता है? मैंने आपको कभी अच्छा सॉरी, सेल में शायद मैंने ये बताया था कि जो सेलुलोज होता है, जो सेल वॉल होता है, कोशिका का सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, अब प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन क्या है? ये अमीनो एसिड का क्या है? अमीनो एसिड का ग्रुप है। और ये क्या करता है? ये हमारी शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को भोजन देता है, टूट फूट में मरम्मत करता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं मार्ड की, स्टार्च की। तो ये भी क्या है? ये भी कार्बोहाइड्रेट है और ये प्लांट्स में जमा होके एज अ फूड काम करता है। किसकी तरह? भोजन की तरह काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं शुगर की, ग्लूकोज की। ये क्या है? ग्लूकोज है और इसका काम क्या है? ये हमें ऊर्जा देने का काम करता है। वो भी किस रूप में ऊर्जा देता है? एटीपी के रूप में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि प्याज में भोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो देखिए प्याज जो होता है उसमें कई सारे, आप प्याज को देखते होंगे उसमें कई सारी लेयर होती है ऐसे करके, वो सेल वॉल होती है और वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। उसमें सेल्यूलोज संग्रहित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए, सेल्यूलोज। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड एज, कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते। यहाँ क्या बात किया जा रहा है? यहाँ बात किया जा रहा है कि वो प्लांट जो सीधे खड़े नहीं होते हैं, वो लेटे रहते हैं जमीन पर। ठीक है, और जमीन पर फैल सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रीपर्स। क्रीपर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? अरे कौन से प्लांट्स होते हैं? क्रीपर्स होते हैं वो पौधे जो जमीन पर आपके ऐसे ऐसे लेटे होते हैं। पेड़, जैसा कि हम सब जानते हैं इसमें क्या होता है? वुड होता है और ये खड़ा रहता है बिल्कुल। ठीक है, बात करते हैं झाड़ियों की। तो झाड़ियों में जो लकड़ियां होती है बहुत पतली पतली होती हैं और कैसी होती हैं? वो बिल्कुल कटीली होती हैं। और उसके जो उनका जो मेन स्टेम होता है वो बहुत पतला होता है। बहुत पतला इन सेंस की बीच में होता है, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला, मतलब कि मान सकते हैं कि आपकी कलाई के इतना, तो उतना मोटा होता है वो। और उससे बहुत पतली पतली शाखाएं निकली रहती हैं वो जो हेल्प करती हैं, उससे पत्तियां निकलती हैं, कांटे निकलते हैं। तो ये आ गया श्रब में, झाड़ी में। अब बात करते हैं हर्ब्स की। इसमें आती हैं जड़ी बूटियां, फ्लावर्स आते हैं जैसे गुलाब का फूल। ये क्या है? ये हर्ब्स ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें लकड़ी नहीं होता है, इसमें पतला डंठल होता है जो कि स्ट्रॉन्ग वुड नहीं होता। ये इसमें ऐसे पत्तियां निकली हुई होती हैं, इसको कहते हैं हर्ब्स, जड़ी बूटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए, वो पौधे जो जमीन पर लेटे रहते हैं, जैसे कद्दू का, वाटरमेलन। नहीं, सीजन आ रहा है भाई, तो ये सब कैसे है? कैसे पौधे हैं? ये क्रीपर हैं, आपके लता वाले पौधे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। Who said that man is be nature a political animal? बताइए किसने कहा था कि मनुष्य प्रकृति का एक राजनीतिक प्राणी है? भाई इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हम लोग पॉलिटिकल मैन नहीं होते, पॉलिटिकल प्राणी नहीं होते, तो इतनी सारी पॉलिटिक्स हम करते कहाँ से? हाँ भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे आए? ऐसे ही तो आए हैं। या किसी भी कंट्री के कैसे आते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो हम पॉलिटिक्स तो करते हैं। तो ये बात लेकिन कही किसने थी? ऑफिशियली किसने इसको कहा था? तो इसको कहा था अरस्तु ने। और एक बात और, अरस्तु किसके शिष्य थे? तो ये प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो गुरु थे अरस्तु के, और
अरस्तु का शिष्य कौन था? तो अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। कौन था? सिकंदर। पता है आपको, हिस्ट्री में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, तो अरस्तु था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following agency markets steel for the public sector plants? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों के लिए इस्पात का विपणन करती है? मीन्स कि कौन सी ऐसी कंपनी है, HNCC, HAIL हेल, SAIL सेल और टाटा स्टील, इन चारों में से वो कौन सी कंपनी है जो सार्वजनिक क्षेत्र में क्या स्टील को सप्लाई करती है? किसको सप्लाई करती है? स्टील को सप्लाई करती है। तो बताइए क्या ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से? कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है सेल। ये सेल जो है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक, ये क्या करती है? ये भारत की सबसे बड़ी स्टील सप्लायर कंपनी है और इसे 2010 में कौन सी उपाधि दी गई थी? इसको 2010 में कहा गया था कि ये महानुभावों में इसको डाला गया था, महानुभावों में इसको डाला गया था। तो क्यों डाला गया था? वो इसलिए डाला गया था क्योंकि ये कंपनी सबसे ज्यादा स्टील भारत का सप्लाई करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन वर्षा के कारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? Which of the following plays an important role in the cause of rainfall? तो देखिए, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, फिल्ट्रेशन, तो क्या है आपके हिसाब से? अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण क्या है? देखिए, किसी भी द्रव का एक निश्चित ताप पे गैस में परिवर्तित हो जाना ही वाष्पीकरण है। जैसे हमारी पृथ्वी पे पानी है ना, तो वो एक निश्चित टेम्परेचर पे, निश्चित ताप पे क्या होता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। निश्चित ताप पर किसी द्रव का किसमें? गैस में परिवर्तित होना। किसमें परिवर्तित होना? गैस में। तो अब वाष्पीकरण तो हो गया, तो क्या हमारी पृथ्वी पे जो पानी है वो सूर्य के ताप से ऊपर तो जाता है वाष्प बन के, तो क्या वो बारिश भी करा देगा? तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जब जो गैस बन गया है वो बारिश कैसे कराएगा? उसके लिए कोई तो कोई प्रक्रिया होगी। तो अब बात करते हैं संघनन की। संघनन क्या है? तो देखिए, संघनन क्या होता है कि जब ठंडे टेम्परेचर में गैस क्या होता है? द्रव में परिवर्तित हो जाए। गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है ठंडा जब टेम्परेचर होता है तब, तो उसको क्या कहते हैं? संघनन। अच्छा, आप सबके घर में दूध बॉयल होता है, पानी ठंड में जिसके पास गीजर नहीं है तो वो क्या करता है? गैस पे पतीले में पानी रख के गर्म करता है। तो जब आप उसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं तो आप कभी देखते होंगे कि ढक्कन के ऊपर पानी की बूंदें होती हैं। वो बूंदें कैसे होती हैं? वो ऐसे ही होती हैं, और बारिश भी ऐसे ही होता है। इसका मतलब कि ये दोनों ही, वाष्पीकरण और संघनन, दोनों ही किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बारिश कराने के लिए। बरसात इन दोनों की वजह से होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया सी। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन क्या होता है? तो फिल्ट्रेशन होता है छानना, किसी भी चीज को छानना फिल्ट्रेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक रूप से वसा और तेल है। अब देखिए, बात करते हैं वसा क्या है। तो वसा एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। आप कभी भी देखे होंगे कि तेल को पानी में डालेंगे तो वो घुलता नहीं है, वो ऊपर सतह पे तैरता रहता है। वो क्यों? क्योंकि वो एक कार्बनिक पदार्थ है, और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होते। तो यही कारण है कि वसा, तेल जो है, पानी के ऊपर तैरता रहता है। अब बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड की। तो वसा क्या है? एक ट्राइग्लिसराइड है, और ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H8
O6। ये है ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला। और ये क्या है, ये वसा में होता है, लिपिड, जिसको लिपिड भी कहते हैं, ये लिपिड में होता है। अब ये ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में क्या करता है, तो ये ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स होती हैं या हमारा जो हार्ट होता है उसकी बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से ब्लॉकेज होता है। इसीलिए जो हार्ट अटैक होता है ना, उस आदमी में या उस महिला में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है, इसीलिए उसमें हार्ट अटैक की समस्या आती है। अब देखिए, हम कहते हैं ना कभी कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा हुआ है, वो कोलेस्ट्रॉल यही तो है। और ये होता क्या है कि जाके हमारी नसों में जमने लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि वसा का जमाव कहाँ होता है, वसा का जमाव कहाँ होता है, हमारे शरीर में वसा का जमाव कहाँ होता है। तो देखिए, हमारा जो शरीर है वो 3 लेयरों में बटा होता है। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा होता है हाइपोडर्मिस। तो जो ये वसा होता है ना, ये किस में जमा होता है, ये हाइपोडर्मिस में जमा होता है। ये होती है हाइपोडर्मल लेयर, इसमें आके वसा जम जाता है, तभी हमारी शरीर मोटी और पतली होती है। जिसके हाइपोडर्मिस में वसा ज़्यादा होगा वो मोटा और जिसमें कम होगा वो पतला होता है। अब बात करते हैं, आपने सुना होगा ना कि रेगिस्तान में पाया जाने वाला जानवर जो ऊंट होता है वो अपनी कुबड़ में, इसका कुबड़ ऐसे है मान लीजिए, तो उसका जो कुबड़ है, अरे भाई ऊँट ही बना देती हूँ, आप लोग कहेंगे मैम कैसा कुबड़ बना दी है। तो जो ऊँट होता है, अच्छा फिगर तो मैं नहीं बनाती हूँ बट आप डाइजेस्ट कर लीजिएगा इसको। ये मान लीजिए ऊँट का कुबड़ है, तो ये ऊँट का कुबड़ कैसा होता है, इसके 2 ही पैर बन गए, चलिए मेरी पिक्चर अच्छी नहीं है बट ये कुबड़ है। तो इसमें पानी का जमाव होता है जिसको वो क्या स्टोर किए रहता है पीने के लिए। तो ऐसा क्या होता है जो पानी इसमें स्टोर होता है, ये आपकी हाइपोडर्मिस लेयर होती है जो कि पानी को अपने अंदर सोखे रहती है और इसमें वसा का इतना जमाव रहता है कि ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ रहता है। यही कारण है कि इसके अंदर पानी स्टोर होता है, गैप होते हैं वसा के मॉलिक्यूल्स के अंदर जिसमें पानी स्टोर कर लेता है ऊँट, और अब फ्यूचर में जब उसको जरूरत होती है तो वो यूज करता है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऊँट के कुबड़ में कौन सी लेयर होती है और उसमें किसका जमाव होता है, तो उसमें वसा का जमाव होता है। किसका जमाव होता है, वसा का जमाव होता है, और वो लेयर होती है हाइपोडर्मिस लेयर होती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन कैसे है, बताइए। हाउ सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। अब ये क्या है, सीएनजी है क्या, कंडेंस नेचुरल गैस, मीन्स संघनित प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। अब जैसा कि इसके नाम में यह है कि प्राकृतिक गैस है, मीन्स कि इससे होने वाले जो नुकसान है वो बहुत कम होंगे। तो अब पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते, इट प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन वेरी स्मॉल अमाउंट। यह बहुत कम मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन करता है। इट मेक्स इन्वायरमेंट लेस पॉल्यूटेड, यह पर्यावरण को कम प्रदूषित बनाता है। इट इमिट्स लेस ग्रीन हाउस गैसेज, ये ग्रीन हाउस गैसेज जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तथा CH4, CO2, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा हाउस गैस है, सॉरी, ये ग्रीन हाउस गैस है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैस है ये क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी ओजोन लेयर को भी क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। तो फिर अब बात करते हैं कि आखिर सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन कैसे है, इसमें से कौन सी विशेषता उसमें पाई जाती है। तो देखिए,
ये तीनों विशेषताएं उसमें पाई जाती है। इसका मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। यह बहुत ही कम मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन करता है। यह पर्यावरण को कम प्रदूषित बनाता है तथा यह ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी बहुत कम करता है, इसीलिए इसको प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है। अब एक और चीज होती है, जो सीएनजी होती है ना, वो बहुत सस्ती भी होती है, इसीलिए हम लोग उसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। और साउथ अफ्रीका की तरफ ना ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और हमको लगता है कि इन फ्यूचर इसका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इंडिया में भी, क्योंकि ये सस्ती होती है और प्लस ये पोल्यूशन नहीं फैलाती, तो इसलिए ये होना भी चाहिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत क्या है? बताइए। पानी। क्या आप सिर्फ और सिर्फ पानी पी के जिंदा रह सकते हैं? सिर्फ आपको दिन भर पानी दिया जाए एक कमरे में बंद करके, तो क्या आप जिंदा रह जाएंगे? अरे भैया, पेट में इतनी मरोड़ उठेगी कि फिर समझ में नहीं आएगा कि मैं करूं क्या। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 दिन 5 दिन या बहुत ज़्यादा तो 1 हफ्ते 10 दिन जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर बात करते हैं धूप की। अब ह्यूमन बीइंग जो है वो ऑटोट्रॉफस तो है नहीं, हम खुद से तो भोजन का निर्माण नहीं करते, हम तो भाई दूसरे पे डिपेंड है ना, कि खाना खाना है तो पका पकाया खाना मिलेगा या हम खाना पका के तब खाएंगे। तो हमें धूप की क्या जरूरत है, हम कोई प्लांट थोड़े हैं, तो धूप की आवश्यकता किसको होती है? सिर्फ प्लांट्स को होती है भोजन निर्माण के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं फूड की, भोजन की, खाने की। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पानी नहीं है, धूप नहीं है, तो हमारा ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? भोजन होगा। न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलेगी? तो न्यूट्रिशन हमें भोजन से मिलेगी। क्या भोजन का काम सिर्फ खाना चबाना, खा लिया पेट में गया और काम खत्म? नहीं, भोजन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें क्या आता है आपका? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है। और वसा, क्योंकि इनकी मात्रा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा मात्रा होती है। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है आपका विटामिन और मिनरल्स, मीन्स खनिज। विटामिन और खनिज किस में आता है? बताइए, विटामिन और मिनरल्स किस में आता है? तो आता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्यों? क्योंकि इसकी कम मात्रा हमारे शरीर में आवश्यक होती है। जैसे बोलते हैं ना कि अरे देखो इसके शरीर में विटामिन ए की कमी है, इसलिए इसको दिखाई नहीं दे रहा, रतौंधी हो गया है। तो वो क्या है? वो विटामिन यही है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और इसकी हमारे शरीर में बहुत कम जरूरत होती है। तो इन सब की पूर्ति कौन करता है? इन सब की पूर्ति करता है भोजन। इसीलिए मनुष्य में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत किसको कहा गया है? भोजन को कहा गया है। ठीक है, ये सी इसका राइट आंसर है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, जुकाम हुआ है मुझे थोड़ा। रॉबर्ट हुक इज credited with discovering cell. What material did he use for his observation? रॉबर्ट हुक को कोशिकाओं की खोज का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने अवलोकन के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया था? तो देखिए, रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? हम सब जानते हैं ना कि इन्होंने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। और किसकी खोज की थी? कोशिका की। और कोशिका की खोज इन्होंने किसमें किया था? प्याज के छिलके में? नहीं, इन्होंने किया था कार्क स्लाइड में। अब इन्होंने कार्क का छोटा सा टुकड़ा लिया था और अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, जिसमें इन्होंने देखा इसको कार्क के टुकड़े को, जहां पर इन्हें छोटे छोटे छत्ते नुमा संरचना दिखाई देती है। ऐसी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, वैसी संरचना। तो उसको इन्होंने क्या कहा कि ये कोशिका है, सेल है। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने स्वान व स्लाइडन
ये आते हैं और ये अपना कोशिका सिद्धांत देते हैं। क्या देते हैं? कोशिका सिद्धांत देते हैं। और इस कोशिका सिद्धांत में बताते हैं कि हर जीव, जो जीव है वो या तो एक कोशिका से बना है या बहुत सारी कोशिकाओं से, सेल से मिलकर बना है, या बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना है। अब देखिए, जो एक कोशिका होता है उसको कहते हैं यूनिसेल्यूलर, और जो बहुत सारी होती हैं उसको कहते हैं मल्टीसेल्यूलर। ये हो गया। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी, कॉर्क स्लाइड में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक और चीज इस क्वेश्चन में जान लीजिए। रूडोल्फ वर्सो, क्या नाम था? रूडोल्फ वर्सो। इन्होंने क्या बताया था कि जो कोशिका है ना वो पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से बनी है। मीन्स कि कोशिका कहीं से जन्म नहीं ली है, ये इस पृथ्वी पर पहले से मौजूद कोशिका से बनी है। ये सिद्धांत किसने दिया था? रूडोल्फ वर्सो ने। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि कोशिका पहले से प्रेजेंट कोशिका के उत्पादन से बनी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Scientists of which institute have found a way to induce point to give off dim light to plants by embedding luciferase enzyme? बताइए किस संस्था के वैज्ञानिक ने ल्यूसीफेरस एंजाइम को एम्बेड करके पौधों को मंद प्रकाश देने के लिए बिंदुओं को प्रेरित करने के एक तरीके को खोजा था। अब ये क्या है? देखिए, जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें स्टोमेटा पाया जाता है, आप सब जानते हैं। वो स्टोमेटा करते क्या है कि देखिए उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उनका स्ट्रक्चर देखिए, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, स्टोमेटा आपस में ऐसे ही जुड़े रहते हैं। तो जो ये स्टोमेटा होते हैं ये क्या करते हैं? ऐसे जुड़े हैं, यहाँ पे स्पेस होता है। तो इसमें जब धूप आती है ना तो ये पानी क्या निकलता है, वाष्पीकृत होता है जो भी, फिर इनके बीच में कुछ चीजें होती हैं। तो ये धूप से इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन्होंने यही किया था कि एक ऐसा एंजाइम एम्बेड किया था जिससे कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाए। ठीक है, उन्होंने प्रकाश को मंद करने वाले बिंदुओं को क्या किया था? प्रेरित किया था। यही इनका इन्वेंशन था। तो ये किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया था? तो ये किया था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Plants having body that is differentiated into roots, stem, leaves and have specialized tissue for the conduction of water and other substances fall in which group? इसमें पूछा गया है कि जिन पौधों का शरीर जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित होता है और जिनमें पानी और अन्य पदार्थों के चालन के लिए विशेष ऊतक, क्या बात हो रही है? विशेष ऊतक मीन्स कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम होता है, उस वे किस समूह में आते हैं? तो देखिए ब्रायोफाइटा की अगर बात किया जाए तो ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा में ये जड़, तना, पत्ती में तो विभाजित होते हैं। ठीक है, ये जड़, तना, पत्ती में तो विभाजित होते इसके प्लांट्स, लेकिन इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। ठीक है, जड़, तना और पत्ती तो होता है, बट इसमें क्या होता है? इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। अब जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? तो ये पौधों को क्या करते हैं? भोजन और जल पहुंचाते हैं। जाइलम जल पहुंचाता है, जाइलम जल पहुंचाता है और फ्लोएम क्या करता है? भोजन को पहुंचाता है। ठीक, अब फिर उसके बाद करते हैं थैलोफाइट की। थैलोफाइटा क्या है? अरे भाई, इनकी जो संरचना होती है वो थैले की तरह होती है। इसमें जड़, तना और पत्ती डिफ्रेंशिएट नहीं होते। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइटा में ये सब ऑप्शन क्या है? एकदम करेक्ट है। क्यों?
क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है और ये क्या होता है, जड़, तना और पत्ती में बटे हुए होते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। अब देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, फ्लोएम क्या करता है, भोजन को पहुंचाता है। भोजन को कौन पहुंचाता है, फ्लोएम, और जल को कौन पहुंचाता है, उस जाइलम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जाइलम का घटक नहीं है। अभी मैंने बात की कि जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, ये करता है जाइलम किसका, जल का, और फ्लोएम किसका करता है, भोजन का। तो यहाँ बात क्या हो रही है कि जो जाइलम है उसके कितने पार्ट्स होते हैं ये तो हमको पता नहीं है। तो देखिए जो जाइलम होता है ना उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ट्रैकेट्स, दूसरा होता है वेसल्स, और तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये किसके पार्ट्स हैं, जाइलम के पार्ट्स हैं। और एक और चीज मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो तीनों होते हैं ना ये डेड होते हैं, मृत अवस्था में होते हैं। और ऐसा क्यों, तो फिर ये देखिए कंपेनियन सेल क्या है, ये कंपेनियन सेल फ्लोएम का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये फ्लोएम का पार्ट है, और ये फ्लोएम का पार्ट है। और ये क्या होता है, ये लिविंग होता है, सजीव होता है, ये मृत नहीं होता। अब हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें लकड़ियां कौन बनाता है, तो देखिए उसमें लकड़ियां ये जाइलम ही बनाता है। जो इसकी मृत अवस्था की ये सेल्स होते हैं ना, ये किसका निर्माण करते हैं, ये वुड का निर्माण करते हैं, लकड़ी का निर्माण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, कंपेनियन सेल, साथी कोशिकाएं। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रक्त प्लेटलेट्स के संदर्भ में सत्य है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। अच्छा, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में रक्त होता है। ठीक है, एक पार्ट होता है जिसमें क्या पाया जाता है, वाइट ब्लड, रेड ब्लड, और फिर एक पार्ट क्या होता है, उसमें प्लेटलेट्स होता है। ठीक, तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या है जो प्लेटलेट्स के संदर्भ में सत्य है। प्लेटलेट्स दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल गलत है। हम जानते हैं कि जो ब्लड होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और वो क्यों नहीं पाया जाता है कि अगर केंद्रक पाया जाएगा, ये सेल है, अगर इसमें केंद्रक पाया जाएगा तो ये स्पेस तो केंद्रक कवर कर लिया, तो ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग क्या कैरी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो ब्लड होता है ना उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसीलिए हम लोग ब्लड को सेल नहीं कहते हैं, कार्प सेल्स कहते हैं। ये चीज़ हमेशा नोट कर लीजिएगा कि सेल नहीं होता है, ये क्या होता है, कार्प सेल्स होते हैं। ठीक, कार्प सेल्स होते हैं। अब बात करते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। तो इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये करेक्ट आंसर है बिल्कुल, कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। क्या, अच्छा ये बता दीजिए, आप हमें कमेंट करके लिख दीजिए कि क्या आरबीसी के अलावा प्लेटलेट्स के पास भी हीमोग्लोबिन होता है क्या। तो बिल्कुल नहीं, इसीलिए इसका कलर वाइटिश होता है, ये हीमोग्लोबिन को कैरी नहीं करता। अब बात करते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है, देखिए जब कोशिकाएं बाहर से आए हुए जर्म्स का भक्षण करती है ना, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा गया, कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैगोसाइटोसिस क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन नहीं है, आज इतना ही क्वेश्चन था। तो आपको ये सारे जो टर्म्स मैंने बताए हैं, इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए लगा हो
वो सब कुछ आप नोट डाउन कर लीजिए और उनको अलग से तैयार कर लीजिए। कहने को तो ये 15-16 क्वेश्चन ही थे, बट इससे आपको बहुत सारे अलग से क्वेश्चंस भी निकल के आए हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे कि वो भी उनको भी गाइड मिले और वो भी ये वीडियो देख के कुछ सीख पाएँ। थैंक यू सो मच।